नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे जोशीमठ पर भारी, पहाड़ों पर बर्फबारी। जी हाँ, जोशीमठ पर भारी, पहाड़ों पर बर्फबारी। उत्तराखंड में मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जोशीमठ में आज सुबह 4 बजे से ही जमकर बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी से वहां की परेशान जनता की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में हैं। सुबह से ही हो रही बर्फबारी नगर के सुनील, परसारी, नोग, डाडो, अपर बाजार सहित पैंका, रविग्राम, मनोटी, लमारी गांव में भी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। हिम क्रीड़ा स्थली, औली सहित ऊंचाई वाले इलाके भी बर्फबारी के चलते हुए साल की पहली बर्फबारी होने से जहां सेब बागवानों के चेहरों पर खुशी लौटी है, तो वहीं बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों की मुराद भी पूरी हुई है। लेकिन इस बर्फबारी से प्रशासन को जोशीमठ में भू धसाव आपदा राहत कार्य सहित राहत शिविरों में रह रहे प्रभावित परिवारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई आपदा पीड़ितों के सामान भी बारिश बर्फबारी से खराब हो रहे हैं। हालांकि अभी बर्फबारी शुरू हुई है, लेकिन लगातार हिमपात होने से प्रशासन को राहत बचाव सहित वैज्ञानिकों के दलों को जांच सहित सर्वे कार्यों को करने में मुश्किलें जरूर पैदा हो सकती हैं। चर्चा आज इसी पर, जोशीमठ पर भारी, पहाड़ों पर बर्फबारी। 2 दिन के बाद दिल्ली दौरे से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उन्होंने जोशीमठ को लेकर रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंप दी है, जिसके बाद उन्होंने हालात जानने के बाद जोशीमठ के लोगों के लिए मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि जितना जल्द से जल्द हो सके लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जोशीमठ को लेकर 6 टीम लगातार पूरे इलाके का आकलन कर रही है, ताकि इसका सही पता लगाया जा सके कि कितना नुकसान हुआ है और लोगों की मदद की जा सके। इतना ही नहीं, सरकार की कोशिश है कि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार समीक्षा भी की जा रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने पूरी रिपोर्ट देखी है, उनको सारी बिंदुओं से मैंने अवगत कराया है। वैसे भी वो पहले से भी विज्ञ थे और उन्होंने हर संभव जो भी यहाँ के लिए सहायता चाहिए उसका हमको भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है कि केंद्र की तरफ से हर प्रकार की मदद दी जाएगी। और अभी सभी प्रकार के जो आकलन हैं वो कर रहे हैं। 8 एजेंसियाँ वहाँ पर अपना आकलन कर रही हैं, अपना सर्वेक्षण कर रही है, क्योंकि एक प्रारंभिक रूप से जो हम लोगों को अभी वहाँ के प्रभावित लोग हैं उनकी आवश्यकता के लिए, उनकी ज़रूरत के लिए, उनकी मदद के लिए जो भी चाहिए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में मौसम के बिगड़े हुए हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम के हालात सही नहीं है, लेकिन सरकार की कोशिश है वक्त रहते लोगों को मदद दी जा सके। इसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मौसम चूँकि अब ये तो एक प्राकृतिक वो है, लेकिन हम लोग हर प्रकार से तैयार हैं कि लोगों की जान माल की सुरक्षा हर स्थिति में करेंगे। कल अपने शीर्ष नेताओं के साथ जोशीमठ के दौरे पर गए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रेस वार्ता कर जोशीमठ के हालातों पर चिंता जताते हुए सरकार को सचेत किया है। करण मेहरा का मानना है कि पीड़ितों को पैसा दिया गया है वहां से अपने सामानों को ले जाने के लिए, लेकिन वहां की जनता ऐसी बर्फबारी में कैसे और कहां जाएगी। वहीं राहत सामग्री बांटने से लेकर पीपल कोठी में उनके रहने को लेकर कोई भी व्यवस्था सरकार के पास नहीं है, इसलिए अब पहाड़ का व्यक्ति भी मैदान में बसने की बात कर रहा है। हिमालय को लेकर चिंता जताई है और अनेकों पर्यावरणविद, जूलॉजिस्ट और जो स्पेशलिस्ट हैं उन लोगों की जो चिंताएं हैं उसको मैंने आपके बीच में बांटने का काम किया। और सरकार के जो इंतजामात हैं मैं उनको काफ़ी मानता हूं। कल रात वहां बर्फ भी गिरी, आपकी जानकारी में है। लोगों को पैसा दिया गया जो 50,000 रुपया सामग्री हटाने के लिए, लेकिन वो ले कहाँ जाएंगे ये चिंता का विषय। और
राहत सामग्री में जो बांटने में जो लोगों के संग भेद किया जा रहा है, भेदभाव रखा जा रहा है, वो भी चिंता का विषय है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जोत सिंह बिष्ट का कहना है कि जोशीमठ में लगातार बढ़ते भूदसाव को लेकर भूवैज्ञानिकों पर सरकार का दबाव होने की वजह से वहां का सर्वे सही नहीं हुआ। यही वजह है कि अभी तक भूदसाव को लेकर कोई भी सटीक रिपोर्ट निकल कर नहीं आई। अब भले ही जोशीमठ की जनता को सरकार पीपलकोटी में बसाए या फिर अन्य स्थान पर, लेकिन उससे पहले जमीन के अंदरूनी से लेकर बाहरी हिस्से तक का सर्वे आना बेहद जरूरी है। नहीं तो सरकार को आने वाले समय में पूरे जोशीमठ को ही विस्थापित करना पड़ेगा। भूगर्भ विज्ञानियों ने अगर सरकार के दबाव में जोशीमठ का भूगर्भीय सर्वेक्षण न किया होता, अगर सही सर्वेक्षण किया होता, तो आज जोशीमठ के हालात ऐसे नहीं होते। जो एनटीपीसी कंपनी ने अपनी टीबीएम मशीन को बाईपास टनल के माध्यम से निकालने का जो प्रयास किया, उसका परिणाम आज जोशीमठ की हालत है। अब पीपलकोटी में बसाएंगे या गौचर में बसाएंगे या कहीं और बसाएंगे, उससे पहले उसका ज्योलॉजिकल सर्वे हो जाना चाहिए और उसकी जो क्या कहते हैं, जमीन की धारक क्षमता कितनी है, उसका सर्वे हो जाना चाहिए। सरकार के सामने मौसम की मार एक बड़ी चुनौती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने उत्तराखंड में मौसम की हलचल को लेकर पूर्वानुमान जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि आगे भी कुछ दिन बारिश व बर्फबारी के संकेत दिए हैं। यानी कि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिन अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश के साथ कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार जारी रहने वाला है, जिससे फिलहाल इस कड़कड़ाती ठंड और बर्फबारी से जल्द ही कोई राहत मिलना अभी संभव नहीं है। जब आप आगे जाएंगे तब एक पश्चिमी विक्षोभ अच्छा आ रहा है और उसका जो असर है 3-4 दिन करीब वो उत्तराखंड पे भी देखने को मिलेगा और उसकी वजह से जो विशेष एक्टिविटी रहेगी वो 23-24 को मैं बोलूँगा, तो उसमें पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हुई जो है उस समय हल्की मध्यम जो है वो मिलने वाली है और बर्फबारी भी मिलेगी। 23 को बात करेंगे तो 3000 मीटर है, उससे अधिक के क्षेत्र है, लेकिन जब आप 24-25 में जाएंगे तो ये 2200-2500 मीटर के आसपास भी जो है जो एरियाज है वहाँ पर भी बर्फबारी आपको मिल जाएगी। तो जो 22 से शुरुआत हो रही रात शाम से ही, लेकिन 23 और 24 में जो है एक्टिविटी मेनली वो रहेगी और 25 में थोड़ी फिर कम होनी शुरू हो जाएगी। तो अच्छी एक्टिविटी है, 2-3 दिन वो चलेंगी और अच्छी बारिश और बर्फबारी फिर उस समय मिल जाएगी। लगातार प्रदेश के मुखिया हर संभव मदद देने का आश्वासन जोशीमठ को जनता को दे चुके हैं और राहत एवं बचाव कार्य से लेकर तमाम व्यवस्थाओं पर सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। लेकिन देर रात से हो रही बर्फबारी ने राहत बचाव के साथ वहां की जनता की परेशानी जरूर बढ़ा दी है। आपको बता दें कि अब तक 849 घरों में दरारें आ चुकी हैं, जिसमें असुरक्षित भवनों की संख्या 181 हो चली है और अब तक 865 लोगों को विस्थापित भी सरकार द्वारा कर लिया गया है, जिसके साथ प्रभावितों को पीपलकोटी में बसाने को लेकर सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो आज चर्चा देवभूमि के दंगल में इसी पर जोशीमठ पर भारी, पहाड़ों पर बर्फबारी। इस पूरी चर्चा पर हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ेगा, जिसमें हम आपको बता दें संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, पीसी थपलियाल वरिष्ठ नेता यूकेडी, साथ ही AK बयानी जो कि भू वैज्ञानिक हैं, साथ ही उमेश सती जो कि स्थायी निवासी हैं जोशीमठ से, ये मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। फिलहाल आप सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि के दंगल में। पहला सवाल उमेश सती साहब मैं आपसे करना चाहूंगा, स्थायी निवासी हैं आप जोशीमठ को लेकर। एक तो पहले से घरों में दरारें, आपदा से जूझ रहा है जोशीमठ, तमाम तरह के राहत के बचाव के वादे दावे किए जा रहे हैं, जांच एजेंसियां कार्य कर रही हैं, लेकिन अभी हकीकत क्या है जोशीमठ की? आप वहां के स्थानीय निवासी हैं, क्या सरकार के द्वारा बचाव राहत कार्य को लेकर जो एहतियात या जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वह वहां के स्थानीय लोगों के लिए, निवासियों के लिए कारगर साबित हो रहे हैं? देखिए सर, हम तो दो संकटों से एक साथ गुजर रहे हैं। एक आपदा का संकट है, बर्फबारी का एक संकट हमारे ऊपर आन पड़ा। हम तो दो संकटों से एक साथ गुजर रहे हैं और मकानों में जहां तक दरार का सवाल है लगातार बढ़ रही है। जैसा कि आपने स्वयं अपने उद्बोधन में कहा कि 849 मकानों को अब तक सर्वे किया जा चुका है कि जिन दरारें आ चुकी है और ये दरारें लगातार बढ़ रही हैं, कहीं घट नहीं रही है, लगातार बढ़ रही है और सरकार
इसको कोई अभी तक सरकार ने अभी तक इस मामले को लेकर कोई गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले को लेकर छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको आपने सेंटरों में छोड़ दिया है, वहां पर शिविरों में, राहत शिविरों में छोड़ दिया, उनकी क्या व्यवस्था है? कोई अलाव की व्यवस्था नहीं। चिकित्सा का तो ये हाल है, कल एक प्रसूता को यहाँ पर रेफर कर दिया गया गोपेश्वर में, वहां जाकर के उसको प्रेगनेंसी वहां जाकर के उसकी हो रही है, जबकि सरकार द्वारा आदेश था कि यहाँ पर जो भी इस तरह की समस्या उसको यहीं पर निपटा जाए, लेकिन वो भी यहाँ जाकर के यहाँ से लगातार इसको रेफर सेंटर बना दिया गया। तो इस तरह की भीषण आपदाओं से तो हम गुजर रहे हैं और सरकार का ये हाल है। कल आप जैसे अभी कह रहे थे कि कल मुख्यमंत्री धामी जी जाकर कल अमित शाह जी से मिले और उन्होंने जब बाहर आकर के पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आप धामी जी ने आपने क्या पैकेज की मांग की है सरकार से, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनको ये पता नहीं कि उनको क्या पैकेज चाहिए। दूसरी तरफ वो एक तरफ कहते हैं कि मात्र 35% संख्या इससे प्रभावित है, तो मतलब 35% उनके लिए मात्र हो जाता है। ये कितना बड़ा हास्यास्पद बयान, उनका एक बड़ा वो बयान है। तो हम लगातार इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारी सरकार से अपील है कि हम पहले भी लगातार सरकार से निवेदन कर रहे थे कि भाई मौसम की मार कभी भी पड़ सकती है, सरकार तेज जाए, लेकिन सरकार तब भी कभी नहीं चेती। अब तो बर्फ का इतना बड़ा संकट हमारे सामने एक और आके खड़ा हो गया। अब संकट से हम कैसे गुजरेंगे हमें पता नहीं। जी बिल्कुल, बड़ा संकट है, एक तो पहले से आपदा और दूसरा मौसम की मार। हमारे साथ लगातार एक बयानी साहब जो कि भू वैज्ञानिक है वह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बयानी साहब, जिस तरीके से जोशीमठ को लेकर एक बड़ा संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, अब प्राकृतिक आपदा भी उस पर भारी नजर आने वाली है। भू वैज्ञानिक हैं, क्या कुछ हालात जोशीमठ के होने वाले हैं इस मौसम की मार को लेकर? देखिए, जहाँ तक आपदा का सवाल है जी, इसके बारे में सही तौर पर प्रेडिक्शन नहीं करा सकता कि ये आपदा कब तक चलेगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जमीन के अंदर जो पानी उतरा है वह बरसात का पानी था और इस साल जोशीमठ में करीब 66% अधिक बारिश हुई है पिछले वर्ष के मुकाबले या औसत के मुकाबले। तो अब 66% पानी जो जमीन के अंदर उतरा है वह निकलेगा तो सही, और वह निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है, कहीं तेजी से निकल रहा है, कहीं धीरे धीरे निकल रहा है। और उसका प्रभाव हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले कम एरिया में था, अब धीरे धीरे, जैसे आप बता रहे, खुद ही बता रहे हैं कि क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या बढ़ती जा रही है, नए नए छतों में दरारें आ रही है। तो यह पानी जब तक निकलता रहेगा तब तक आप आपदा पे प्रभावी नियंत्रण कर पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, यह है कि इस बीच में हम जो कर सकते हैं कि अगर कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हम पानी को तेजी से निकाल लें, अथवा जहाँ पर पानी रिस रहा है उन एरिया को सील कर दें, तो हम प्रभाव आपदा पे कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। पर पूर्ण कंट्रोल करना बहुत जल्दी हो जाएगा ऐसा कहना, क्योंकि ये नहीं संभव है। आपका पानी कहाँ से घुस अंदर जमीन के अंदर उतरा है और कहाँ से निकल रहा है ये तो आपको मालूम है। जहाँ से निकल रहा है वह मालूम है, कहाँ से निकला अंदर गया वो आपको अभी जगह लोकेट नहीं हुई है। इसरो ने जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में बोला था कि वो 2130 मीटर की ऊंचाई के आसपास से जोशीमठ और ओली के बीच से कहीं गया है, तो उस क्षेत्र का व्यापक सर्वेक्षण जरूरी है। अगर पानी अधिकतर वहीं से उतरा है तो वहाँ पे फिर जमीन पे जब तक हम सीलिंग नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। और जहाँ तक ये बर्फबारी का सवाल है, बर्फ पिघलेगी, पिघलने के बाद वो पानी के रूप में बदलेगी और पानी फिर जमीन के अंदर उतरेगा। तो यह आपदा तो मेरे ख्याल से अभी चलती रहेगी जब तक एक बार परमानेंटली सेटलमेंट नहीं हो जाए। बयानी साहब, तो क्या माना जाए, जो सरकार जो बचाव की बात कर रही है, जो एजेंसियां जांच कर रही हैं, सर्वे कर रही हैं, क्या वह कारगर अभी तक कदम नहीं उठाए गए हैं? सर्वे सही तरीके से नहीं हुआ है क्या, जो सरकार को करना चाहिए आपदा से निपटने को लेकर? देखिए, जहाँ तक एजेंसियों की जांच का सवाल है, उन्होंने अपनी कोई रिपोर्ट तो दी नहीं है, और जब तक रिपोर्ट नहीं देंगी तो पता नहीं चलेगा वो क्या कर रहे हैं। जहाँ तक, जैसे धामी साहब ने बताया कि 8 एजेंसियां काम कर रही, तो निश्चित रूप से डिफरेंट फील्ड के वहाँ पे एक्सपर्ट होंगे, पर वो कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनका ग्राउंड पे सर्वेक्षण किस तरह से चल रहा है, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी पब्लिक को नहीं दी गई है। मैं भी यानी उस जानकारी से वंचित हूँ, तो उनका क्या काम चल रहा है उस पर मैं कुछ कमेंट अभी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम नहीं कर सकते। जहाँ तक मेरा मानने का सवाल है कि हमें पहले ये देखना है कि जो जोशीमठ शहर है ये ग्लेशियर के मलबे, जिसको हम मोरेन कहते हैं, उस पर बसा हुआ है। तो जब तक उसकी मोटाई के बारे में पता नहीं लगेगा तब तक हम इसमें कोई प्रभावी कदम नहीं उठा सकते। और मोटाई का पता लगाने के लिए ये जियोफिजिकल सर्वे होना चाहिए, जिसमें एक बिहारी साहब बात तो वही है ना, सर्वे हो रहा है, 8 एजेंसियां कर रही है, लेकिन सर्वे अब तक कहां पहुंचा, क्या हालात हैं, क्या जरूरत है, वो तो अभी सार्वजनिक नहीं हुआ ना। सवाल तो यही है। हमारे साथ लगातार आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता शर्मा भी जुड़ी हुई है। संगीता जी, क्या कहेंगे? एक तरफ तो पहले जोशीमठ पहले ही खतरे के उफान पे था, निशान पे था, लेकिन अब प्राकृतिक आपदा भी
नजर आ रही है। अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो जो पश्चिमी विक्षोभ है वह सक्रिय हो गया है और 19-20 जनवरी साथ ही 23 और 24 जनवरी को भारी बर्फबारी के आसार की यहां पर पूर्वानुमान भी मौसम विभाग ने कहा है। क्या माना जाए, सरकार के जो एहतियात के तौर पर जो उपाय हैं, जो दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं, क्या वह कारगर तरीके से उनका पालन किया जा रहा है? जो जोशीमठ के रहवासी हैं, क्या उनको पर्याप्त जो सुरक्षा है, उनकी जो जान माल की है, वह सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही है? देखिए मिश्रा जी, जो जोशीमठ में इस समय काम चल रहा है, लगातार हम दिन बीतते हुए तो देख रहे हैं, पर सरकार की गंभीरता नजर नहीं आ रही है। जी, इस तरह से पहले ही मौसम विभाग ने बता दिया था कि बर्फबारी और बारिश का अंदेशा है, तब भी सरकार उतनी गंभीर नहीं हुई कि वहां के लोगों के लिए क्या सोचा जाए। आप सोचिए, इस मौसम में हम कमरों के अंदर रहना हमारे लिए मुश्किल है और लोग टेंट में इस समय रह रहे हैं, तो उनके लिए कितना कठिन समय है। और मैं आपको बताऊं कि जब रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो हमारी रेल लाइन परियोजना थी, 1.5 साल उस परियोजना को बीत चुके हैं, वहां के गांव के 15 परिवार गांव छोड़ चुके हैं और अभी भी वहां बहुत से लोग ऐसे हैं जो संकट के समय भी उसमें घरों में अपने रह रहे हैं और वहां दरारें पड़ी हुई हैं। तो 1.5 साल बाद भी वो अभी विस्थापन और मुआवजे के लिए आंखें पसारे राह देख रहे हैं कि कब सरकार गंभीर होगी, कब मुआवजा मिलेगा, कब विस्थापन की नीति वहां होगी। तो सोचिए, 1.5 साल से वहां के लोगों को अपना हक नहीं मिल पाया है और अब ये जोशीमठ की आपदा, तो हम कैसे विश्वास करें कि सरकार इसको लेके संजीदा है? और देखिए, जब रिपोर्ट पहले ही आ चुकी थी, मिश्रा कमेटी ने इस पर बात की, सरकार तब भी संजीदा नहीं रही और उसके बाद आज इतना बड़ा परिणाम जोशीमठ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक बम बिल्कुल विस्फोट के ऊपर जोशीमठ है कि कब क्या हो जाएगा जोशीमठ के लोगों को खुद ही नहीं पता, जिस तरह की आफत वहां बरपी हुई है। तो सरकार लगातार ये बात तो कह रही है कि सर्वे हो रहा है, लेकिन जिस तरह से उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए, गंभीरता से उसको अतिशीघ्र करना चाहिए, वो सरकार संजीदा नजर नहीं आ रही। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। जपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि के दंगल में। आप पर आऊंगा जपेंद्र जी, पहले पीसी थपलियाल साहब को लूंगा। थपलियाल साहब, जो कारगर जो उपाय किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा उत्तराखंड को लेकर, जोशीमठ को लेकर, वह उतने जमीनी हकीकत पर उतरते नजर नहीं आ रहे। जैसा कि स्थानीय निवासी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश सती, उन्होंने भी कहा कि सरकार के जो प्रयास है उनसे स्थानीय जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कोई उपाय कारगर साबित होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ये लोग हैं और हम बहुत अपने देवी देवताओं पे बहुत भरोसा करते हैं। नरसिंह बाबा के आशीर्वाद से ये उत्तराखंड में एक ऐसी आपदा है जिसमें अभी तक एक चूहा को भी मरने का कहीं मैसेज वो समाचार आपको नहीं मिला होगा। साथ में ही कोई भी मकान का ध्वस्तीकरण सरकार कर रही है, लेकिन अपने आप में कोई मकान गिरा नहीं है। ये भगवान की कृपा है। और जहां तक ये मौसम का सवाल है, तो मौसम में जो विंटर चल रहा है इस समय, विंटर में हम लोग विंटर के जानते हैं कि विंटर में कैसे रहना है। अगर बारिश भी आ रही है तो भी तो हमने रातें ठंडियों में बिताई हैं। तो जो हमारे गर्म कपड़े हैं, जहां कहीं भी हमें रहना पड़ेगा, क्योंकि हम पूर्व सैनिक पृष्ठभूमि से और पूर्व सैनिक सियाचिन में रह रहे हैं। माफ करिए, हम गरीब दीनहीन नहीं है, हम सियाचिन में रह रहे हैं और सियाचिन में टेंट के अंदर रहते हैं। आपदा है, आपदा में धीरे धीरे समस्याएं हल होंगी, मजबूती से होंगी और दीनहीन बन के नहीं होंगी। पहाड़ का आदमी कभी दीनहीन होके भिखारी नहीं बनता। हमारा एक चीज है, पहली रिपोर्ट जो आई है NIH से आई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ने कल अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। जो एजेंसी वहां पे काम कर रही है, हम हर रिपोर्ट पे ध्यान दिए हुए हैं और उन्होंने जो प्रथम रिपोर्ट अपनी दी है उसमें यह कहा है कि इसमें NTPC का यहाँ पानी आते हुए नहीं दिख रहा है। ये उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ने दिया है। सरकार ने कहा कि ठीक है, हम अभी भी दूसरी एजेंसी से कंफर्म करेंगे कि NTPC कल्पित है कि नहीं है। जहां तक हमारा सवाल है, अभी जो भूगर्भ शास्त्री जी ने कहा कि पानी बहुत बारिश हुई जोशीमठ में, वो बारिश से वो हुआ, लेकिन मैं पहले से ही कहता रहा हूं कि जो सीवर है पहाड़ के, ये हमारी बर्बादी के कारण है। और यही कारण है कि सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, क्योंकि पहाड़ में कहीं भी जो प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय वाला जो नारा था, उसके तहत पहाड़ में वो हम लोग
पूरी तौर से नहीं कर पाए। पहाड़ में किस तरह से गड्ढे खोदे जाएं, वो सारे जो बड़े होटल औली में बने हुए हैं, आईटीबीपी, आर्मी, सबका सीवर अंदर भरता जा रहा था, जो आफ्टर ऑल इस जमीन को फाड़ के अब बाहर निकल रहा है। पहले 550 लीटर पर मिनट निकल रहा था, अभी ये कम होकर 150 पे आ गया है। थपलियाल साहब जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता जपेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जपेंद्र जी, एक तो जोशीमठ में पहले से ही आपदा से जो स्थानीय लोग हैं, सरकार है, जूझ रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं मौसम की मार भी भारी पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने सरकार को जोशीमठ और आसपास के जो आपदा प्रबंधन वाले क्षेत्र हैं, आपदा क्षेत्र हैं, उनको सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। आपकी सरकार ने क्या कुछ वहां पर कदम उठाए हैं मौसम के पूर्वानुमान को लेकर? सर अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। बहुत समय से हम इस चर्चा पे जी आ रही सर, आ रही आवाज, कंटिन्यू कीजिए सर। आ रही है? जी सर आ रही है। जी, बहुत समय से हम इस चर्चा में सभी वक्ताओं को सुन रहे हैं जी, और मात्र अभी हमारे यूकेडी के प्रवक्ता और वरिष्ठ साथी थपलियाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उत्तराखंड के अंदर जो ये घटित हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक करने का भी प्रयास किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार जितने इंतजाम कर सकती है सरकार कर रही है। सरकार की पहली जिम्मेवारी, हम बार बार कह रहे हैं, कई दिनों से कह रहे हैं, सरकार की मंशा क्लियर है कि जोशीमठ के निवासियों की जान माल की सुरक्षा की गारंटी, और ये मात्र जोशीमठ नहीं, पूरे उत्तराखंड में सरकार पूरी तरह से उसी जिम्मेवारी के साथ और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद पल पल की घटनाओं की जानकारी ले रहे हैं। हर तरह की वहां व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, और उन व्यवस्थाओं के बाद भी चाहे सरकारी रिपोर्ट्स या जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स कुछ भी आए, उसके विस्थापन को लेकर निश्चित तौर पर सरकार भविष्य की रणनीति को देखते हुए निर्णय ले चुकी है और बहुत तीव्र गति से उस पर कार्य चल रहा है। अब हमारे अनेकों दलों के साथी जो भटक के डिबेट से उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास करते हैं, या एक दो जगह जहां आपको भी पता है कि जब मुआवजों की लिस्ट बनती है तो पूरी तरह से उसमें एक पेपर वर्क होता है, एक पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत सबको देर सवेर सबको उनका हक मिलना है, ये सरकार का वायदा है। लेकिन नाहक जल्दबाजी में बचकाने बयान देकर डर की स्थिति पैदा कर, कौन सा यहाँ पे ऐसा दल है जो अपने पास से वहां जोशीमठ जाके मदद कर रहा हो लोगों की, या जिसने मदद का भरोसा दिया हो या मदद का प्रयास किया हो? कोई नहीं। मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही है। ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सर सरकार का दायित्व होता है, ऐसा थोड़ी कर रहे हैं आप। सरकार का दायित्व है, आप सत्ता में है, आपका दायित्व है। जब सत्ता में दूसरी पार्टी रहेगी तो वह करेगी, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है सर। सरकार का दायित्व है, सरकार अपने दायित्व से नहीं भाग रही है, सरकार अपने दायित्व का निर्वाह कर रही है और जोशीमठ के प्रत्येक जनता के जानमाल की सुरक्षा की गारंटी देती है। जपेंद्र जी मैं सुन चुका बात, आपकी बात सुन चुका हूं, मेरी बात सुनिए। 8 एजेंसियां, आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 एजेंसियां इसमें काम कर रही हैं, सर्वे कर रही हैं। वो रिपोर्टें कब देंगे? जब स्थिति जो भयावह हो जाएगी तब देंगे आप रिपोर्ट? क्या रिपोर्टों को सार्वजनिक कब करेंगे आप? आपके मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, बोलते हैं हर मदद का आश्वासन मिला है, लेकिन भैया मिला क्या? वो तो जनता के, राज्य की जनता को दिखाइए ना, बताइए क्या मिला है आपको मदद के तौर पर? निश्चित तौर पर हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। ये भी अगले 48 घंटे में आप सब लोगों के सामने आ जाएगा कि हम उसमें सरकार जो पीछे करती रही है वो सबने देखा, और आगे जो विशेष रूप से और जो चीजें होनी है, या जो केंद्र से मदद आ रही है, केंद्र ने मदद का वादा कर दिया है, केंद्र से भी मदद की पूरी क्या जपेंद्र जी क्या मदद आ रही है? चलो मदद बता दीजिए आप, क्या मदद आ रही है? वो सुनना चाहते हैं हमारे जो आपके विपक्षी दल के लोग बैठे हैं, वो सुनना चाह रहे हैं, मैं भी सुनना चाह रहा हूँ। पहले तो आप ये देखिए कि सबसे पहले जोशीमठ की जनता का सबसे बड़ी मांग थी कि हमारे विस्थापन को लेकर, हमारे मुआवजों को लेकर स्थिति क्लियर की जाए। तो ये तो आज इसे 4-5 दिन से ज्यादा हो गए हैं कि मुआवजों को लेकर सरकार ने स्थिति क्लियर कर दी कि जो मुआवजे जो मार्केट रेट के अनुसार ही वहां के लोगों को मुआवजे मिलेंगे, और विस्थापन की जो नीति बन रही है उसमें सबको भरपूर मुआवजा आज की वर्तमान स्थिति के अनुसार मिलना है। सबसे बड़ी जनता की मांग ये थी, उसे पूरा कर दिया।
उसके बाद जो कैंपों में रहने की, खाने की या और व्यवस्थाएं सरकार ने बनानी थी वो सारी बनी, सब लोगों को वो दी जा रही है। ठीक है, कुछ लोग असंतुष्ट हो सकते हैं, असंतुष्ट लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता। समय पर युगों में आप चाहे सतयुग उठा लें, द्वापर उठा लें, त्रेता उठा लें, तो ये तो कलयुग है। असंतुष्टि के भाव वाले जीव तो हर युग में हावी रहेंगे, लेकिन सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही है, सरकार अपनी जिम्मेवारियों को समझती है। जपेंद्र जी, जोशीमठ की जनता के जानमाल की सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी जी, मुख्यमंत्री गए, गृह मंत्री से मिले हैं, प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई है। इस तमाम मुद्दों के जवाब भी लेंगे हम बीजेपी प्रवक्ता से, लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का। बने रहिए के न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है देवभूमि के दंगल में। और देवभूमि के दंगल में लगातार हम बात कर रहे हैं जोशीमठ पर भारी, पहाड़ों पर बर्फबारी। जी हाँ, पहले से तो जोशीमठ के मकानों में दरारें आ चुकी हैं और अब ऊपर से मौसम की मार भी वहां के रहवासियों को झेलनी पड़ रही है। हमारे साथ चर्चा में एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। उमेश सती साहब, आप पर आना चाहूंगा। जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता जपेंद्र सिंह ने जो अपनी खूबियां गिनाई हैं, सरकार के दावे गिनाए हैं, वादे गिनाए हैं, राहत बचाव कार्य को लेकर मुआवजा राशि को जो बताया है, वह क्या जमीनी हकीकत पर जोशीमठ के जो रहवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, जो पीड़ित हैं, क्या उनको यह सारी जो चीजें हैं मुहैया हो रही हैं, मिल रही हैं आसानी से? उमेश सती साहब, आपसे सवाल है। जी सर, आपकी आवाज। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है सर? हेलो। जी सर, आवाज आ रही है? आ रही है। उमेश सती साहब, बीजेपी प्रवक्ता ने जो चीजें बताई हैं मुआवजा राशि को लेकर, राहत कार्य को लेकर, वह सब सरकार के द्वारा जो जोशीमठ के रहवासियों को चलिए, मैं संगीता शर्मा जी आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता जो बता रहे हैं, तमाम जो अपनी बातें गिना रहे हैं, खूबियां गिना रहे हैं सरकार की, जो कारगर कदम वहां पर उठाए गए उनको गिना रहे हैं, लेकिन सरकार से, केंद्र से जो अमित शाह के मिलने के बाद, मुख्यमंत्री की जो मुलाकात है उसके बाद जो पैकेज मिला है, क्या मिला है, कितना मिलेगा, कहां मिलेगा, मतलब कहानी वही है कि काम बताएंगे, जनता के हित में कार्य करेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं कि कितना पैकेज लेके आए हैं, ये नहीं बताएंगे। कहानी वही है, राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। क्या कहेंगे? देखिए मिश्रा जी, जो सरकार की मंदिर भी बन गया, मंदिर की तारीख सरकार की जो विश्व जानता है। आप दिखाई दे रही है डिबेट में राम मंदिर को नहीं जोड़ सकते। राम मंदिर के प्रति देश की जनता की जपेंद्र साहब, आप खुले मन से जपेंद्र जी नहीं कर सकते। जपेंद्र जी, भगवान राम के प्रति श्रद्धा नहीं आपकी? जपेंद्र जी, भगवान राम को मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं, जितने लोग सब मानते हैं। राम के अस्तित्व को नकार कोई नहीं सकता सर। मैं तो एक आपकी तारीख की बात कर रहा हूं। मैंने आपके मुआवजा की बात की कि कितना मुआवजा लेके आए, उसको लेकर मैंने कहा, वो जिक्र छेड़ा है सर। आप मुद्दे को क्यों भटका रहे हैं जपेंद्र जी? मुद्दे को क्यों भटका रहे हैं? मैं आप पर आऊंगा, संगीता जी से पहले जवाब ले लें। जपेंद्र जी, आपको पूरा मौका मिलेगा, प्लीज आपको मौका मिलेगा। संगीता जी। देखिए मिश्रा जी, सरकार की जो हिला हवाली और डबल इंजन की सरकार, बार बार ये बात कही जाती है, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, लेकिन आज कितना वक्त बीत गया मिश्रा जी, आप खुद देख रहे हैं। तो इतने समय बाद भी कोई एक अंतिम निर्णय पर सरकार अभी नहीं पहुंची है। माननीय धामी जी मिलकर भी आ जाते हैं, उसके बाद भी अभी निर्णय नहीं हो पाया। तो क्या सोचा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से? निर्णय लेने में इतनी अक्षमता क्यों है, इतनी हिला हवाली क्यों है? भाई जोशीमठ के लोग इंतजार कर रहे हैं, आप उन्हें रोज, उनके लिए तो एक एक पल भारी है, और आप उन्हें लगातार दिनों में कन्वर्ट कर रहे हैं कि कल ये फैसला आएगा, परसों ये फैसला आएगा। कुंवर जपेंद्र जी के साथ में आप ही के चैनल पर लगातार इसी मसले पर कई डिबेट्स में बैठ चुकी हैं। वो 48 घंटे की बात करते हैं, लेकिन 48 घंटे बीत गए, उसके बाद भी किसी निर्णय पर सरकार पहुंचती नजर नहीं आई है। तो भाई 48 घंटे कब तक ये 48 घंटे होंगे, इस पर भी सरकार को बताना चाहिए। संगीता जी, पिछली बार हमने 48 घंटे कहे थे, और 48 घंटों के अंदर वहां सरकार ने मुआवजों की घोषणा भी करी। सरकार ने जो मार्केट रेट के अनुसार मुआवजों की पूरी तरह से निर्णय भी ले लिया गया, वो 48 घंटों के अंदर ही हुआ था। और देखिए कुंवर जपेंद्र भाई, जो आपने कहा कि मुद्दे को भटकाने की बात हो रही है, तो देखिए रुद्रप्रयाग जो जनपद है, वहां का जो मरोड़ा गांव है, अगर वहां पर भी कोई आपदा आई और उस पर अभी तक काम नहीं हो पाया, 1.5 साल एक लंबा वक्त
मिलना इनका काम। तो आप और इसे बार बार आपदा का नाम देना, क्योंकि ये सरकारों की नासमझी का नतीजा है। नासमझी आपदा का नाम जरूर दिया जा रहा है, पर ये सरकार अगर समय रहते जागती तो शायद ये सब कुछ ना होता। जो वहां नियमों को, मानकों को ताक पे रख के 7-7 मंजिला होटल बन रहे थे, जो वहां टनल का काम चल रहा था, जो वहां लगातार किया जा रहा था, तो भाई वहां की धारक क्षमता कितनी है? हम एक पहाड़ी राज्य में रह रहे हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ विकास जरूरी है। थपलियाल जी बेहद जरूरी है। जी संगीता जी, आप संगीता विनाश ले आए। जी संगीता जी, आप पर दोबारा आएंगे। पीसी थपलियाल साहब जुड़े हुए हमारे साथ। थपलियाल साहब, सरकार जो है मदद कर रही है, राहत सामग्री भी बांट रही है, मुआवजा का जल्द अनाउंसमेंट भी होने वाला है। आप इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाते हैं? आप लोग, सरकार काम कर रही है, करने नहीं देते, ऐसा कहना है जपेंद्र जी का। क्यों राजनीति का खड़ा बनाते हैं आपदा की चीजों को, आपदा के कार्यों को? भारतीय जनता पार्टी ने बद्रीनाथ में लोगों को एक इतना अच्छा मुआवजा दिया कि लोग वही जोशीमठ वाले बोल रहे हैं कि हमने क्या पाप किया जो तुम हमें नहीं दे रहे हो। तुम स्पष्ट रूप से, बिकॉज वहां पे पर नाली लाखों रुपए मिला बद्रीनाथ में। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है वो। जैसे केदारनाथ, जबकि हम बोल रहे हैं कि हमारे इन उच्च हिमालय के देवताओं को मत छेड़ो, लेकिन मोदी जी नहीं मान रहे। वो वहां पे उन्होंने और हुक एंड क्रुक लोगों को मुआवजा दिया। अब यहाँ पे जोशीमठ की जनता में ये सवाल उठेगा। जिस जनता ने सब वहां पे भी देखा मुआवजा कि टिहरी डैम में किस तरह से उनको फर्स्ट क्लास कॉलोनियां देहरादून में दे दी गई। अब ये वो भी देखें, तो ये इनका ध्यान ये है कि एनटीपीसी, अगर हम लोग राजनीतिक दल जो विपक्ष के लोग हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम मेक श्योर करें कि किस कारण ये आपदा आई है, वेदर एनटीपीसी इन्वॉल्व है कि नहीं है। एनटीपीसी की जो प्रोजेक्ट है वो बहुत नीचे है, और पानी जो ऊपर जो जोशीमठ है, तो हम बार बार कर रहे हैं। तो उस मामले में हम किस तरह से बोलें कि एनटीपीसी कटघरे में है। 3 एजेंसियां अपनी रिपोर्ट दे चुकी हैं अभी तक। अभी 8 में 3 दे सके लोग। किसी भी विरोधी विपक्ष की पार्टी को आप पूछोगे, वो नहीं बता पाएंगे कि कौन क्या दिया है। बट एक ही चीज है, एनटीपीसी। यस, हम कहते हैं एनटीपीसी भी दोषी जपेंद्र जी, जो रिपोर्टें आई हैं, जबकि पीसी थपलियाल साहब आरोप लगा रहे हैं, आप कब विपक्षी पार्टी को या वहां के स्थानीय रहवासियों कब सार्वजनिक करेंगे वह रिपोर्ट? सार्वजनिक करिए ना। अब हम एक एक करके सारे सवालों का जवाब देते हैं। संगीता बहन ने कहा कि आपने पिछली बार भी 48 घंटे अदा किया था, तो हम संगीता बहन को याद दिला दें कि संगीता बहन, हमने 48 घंटे का वादा किया था, लेकिन 28 घंटे बाद ही न्यूज़पेपर्स के ऊपर फ्रंट पेज की न्यूज थी कि पूर्ववर्ती मुआवजों की तरह ही मार्केट रेट के ऊपर जोशीमठ की जनता को मुआवजों की सरकार ने घोषणा करी है। तो अगर हमने 48 घंटे कहा तो हमने झूठ नहीं कहा। सरकार की कार्यप्रणाली, सरकार की नीति, सरकार की रीति, माननीय मुख्यमंत्री का जिम्मेवारी से बयान देना और जिम्मेवारी से निर्णय करना, उसके आधार पर हमने कहा, और वो 28 घंटे के अंदर ही वो चीजें निकल के प्रदेश के सामने आई। और अभी जिस तरह से थपलियाल जी ने कहा कि यहाँ पे मुंह मांगा मुआवजा दिया, यहाँ पर नाली इतना दिया, तो जैसे पूर्ववर्ती मुआवजे दिए गए हैं विस्थापन की नीति को लेकर, तो निश्चित तौर पर उसी आधार पर जोशीमठ की जनता को भी मुआवजे दिए जाने हैं। और किसी भी तरह की हीला हवाली या शासनिक प्रशासनिक और अधिकारियों के स्तर से कोई भी लापरवाही सरकार बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र के आधार पर जो वादा किया है वो वादे पूरे होंगे, इसका हम आपको 100% गारंटी देते हैं। जपेंद्र जी, पीसी थपलियाल साहब ने एक सवाल और उठाया यहाँ पर कि जो भी रिपोर्ट आ रही है, 3 रिपोर्ट जो अब तक आ चुकी हैं 8 में से, उनको आप विपक्षी पार्टियों को, उत्तराखंड के स्थानीय रहवासियों को, समाज सेवियों को वो सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं आप रिपोर्ट? आप आज के जमाने में आप भी कैसा बचकाना सवाल करते हैं। आज के जमाने में मैं नहीं, पीसी थपलियाल साहब ने कहा है सर, मैं नहीं, मैं तो उनकी बात को कह रहा हूँ। सभी देर सवेर आने वाले समय में सब सार्वजनिक हो जाए, सब नहीं, थपलियाल जी जानते, थपलियाल जी ने सवाल उठाया। थपलियाल साहब चलिए, सवाल जी के सवाल के ऊपर मैं तीनों के नाम बता सकता हूं। थपलियाल साहब जी सर। जपेंद्र जी, एक मिनट, जपेंद्र जी, थपलियाल साहब, आप बचकाना सवाल करते हैं, आपको पता ही नहीं है बचकाना सवाल। बड़ों के नाते सवाल कीजिए जपेंद्र जी से। रिपोर्ट नहीं भी बताते हैं तो मैं प्रवक्ता जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो 3 एजेंसी का नाम बता दे, मैं बताऊंगा नहीं तो।
देखो जपेंद्र जी, आपका सीधा सवाल आपसे, वो नाम नहीं बता सकते। जपेंद्र जी, आपसे सीधा सवाल। थपलियाल जी, आप हम आपकी कार्य प्रणाली को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप रिपोर्टें पढ़ने के बाद यहाँ बैठ के डिबेट में उसे आप नाहक इशू बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये डिबेट में आप अपना भी समय व्यर्थ कर रहे हैं, हमारा भी समय व्यर्थ कर रहे हैं, चैनल का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं और प्रदेश की जनता का भी समय। नहीं सर, हम तो जनता के मुद्दे के लिए बैठे हैं सर, हमारा समय कहाँ व्यर्थ हो रहा है? नहीं रखी जा सकती, कोई चीज गुप्त नहीं रखी जा सकती और सरकार की मंशा क्लियर है। सरकार पूरी ईमानदारी से जपेंद्र जी, एजेंसियों के नाम बता दीजिए सर, प्लीज सर, बचकाना सवाल था, नाम बता दीजिए एजेंसियों के। तफलाल साहब ने जो सवाल किया था, मैंने उनके सवाल को आगे बढ़ाया था, फॉरवर्ड किया था, आपने कहा बचकाना सवाल है। आप 3 एजेंसियों के बड़े होने के नाते नाम बता दीजिए सर। एजेंसियों के नाम तो थपलियाल जी खुद बता चुके हैं। नहीं, मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं सर, प्लीज सर। जपेंद्र जी, मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं, प्लीज सर। देखिए नहीं, देखिए बिना 3 एजेंसियां 4 एजेंसियां केंद्र की काम कर रही हैं। हैदराबाद से 8 कर रही है, सारा रात दिन चैनलों में चल रहा है और रात दिन चैनलों में चलने के बाद आपको एक चैनल, हर चैनल के ऊपर एक रिपोर्ट के ऊपर वार्तालाप हो रहे हैं, उसपे असेसमेंट्स आ रही हैं, उसपे बयान आ रहे हैं। तो आप और हम क्या बात करते हैं? चलिए, आप और हम क्या बात करते हैं? चलिए, मतलब हम मुद्दे की बात नहीं करेंगे, यहाँ की बात करेंगे। हमारे साथ जपेंद्र जी, हमारे साथ स्थायी जो निवासी हैं वहां के जोशीमठ के, उमेश सती साहब भी जुड़े हुए हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि आपकी जो योजनाएं हैं, सरकार की जो लाभार्थी योजनाएं हैं, जो राहत कार्य हैं, वह आम आदमियों तक कितना पहुंच रहा है। उमेश जी, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि मुआवजे की जो घोषणा होने वाली है, तमाम जो राहत कार्य किए जा रहे हैं, वहां की जनता खुश है, नजर आ रही है। विपक्षी पार्टियों का आरोप लगाने का काम है, वह लगा रही हैं। आप स्थायी निवासी हैं, किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, क्या कहेंगे बीजेपी प्रवक्ता के बयानों को लेकर? कहीं भी कोई राहत पैकेज की कोई घोषणा नहीं की गई है। जैसा कि मैं अपने पहले बयान में कह चुका हूं, कल मुख्यमंत्री धामी जी मिले हैं अमित शाह जी से, बाहर आकर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, साहब आपने क्या पैकेज लिया है? तो कोई जवाब उनके पास नहीं था कि आपने कितना पैकेज लेना है सरकार से। दूसरा, मैं सबसे पहले जो भूगर्भ वैज्ञानिक साहब यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पे डॉक्टर बियानी जी, वो कह रहे थे कि मोरेन पे बसा हुआ शहर है, बरसात का पानी बैठ गया। साहब, ये बरसात का पानी नहीं है। पहली बात तो आपको ये बता दूं, 1939 में पहले भी यहाँ पर 2 बड़े बहुत भूगर्भ वैज्ञानिक आए थे, स्विस एक्सपर्ट, जो डॉक्टर गार्सन और डॉक्टर यीम, जिन्होंने किताब भी लिखी थी सेंट्रल हिमालय करके, उनकी किताब पढ़ लीजिए कभी, आपका सेंटर वहां पर लाइब्रेरी में उपलब्ध है अभी, देहरादून की लाइब्रेरी में। वहां पर उन्होंने पूरे मध्य हिमालय का पूरा सर्वेक्षण किया। और जब जोशीमठ पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर कहा था कि पूरे जो शहर है लैंड स्लाइड मटेरियल पर बसा हुआ एक शहर है, और यहाँ पर बहुत सारे निर्माण कार्यों को, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इमारतों को यहाँ पर नहीं बनाया जाना चाहिए। तो आज जब सरकार द्वारा पूरी तरह से इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए इतनी बड़ी प्रयोजन यहाँ पर लाभ दी गई हमारे सर पे एनटीपीसी के रूप में, उसकी आज सबसे बड़ी लापरवाही है कि जो अपनी एक टीबीएम मशीन उन्होंने वहां पर फंसा दी। उस टीबीएम मशीन को निकालने के लिए एक और एडिट सुरंग खोदी, जिससे कि नीचे का जो एक रिजर्व वाटर था उस पर जाकर के छेद हो गया और उसकी वजह से सारा पानी जो है नीचे लीकेज होने लगा। आज जिसकी वजह से आज पूरा जोशीमठ आज इस पूरे दशाओं की जो झेल रहा है, दर्द झेल रहा है, ये सबसे बड़ा जो कारण है वो एनटीपीसी स्वयं है। इसके लिए पहली बात। दूसरी बात, आप जहां तक सरकार की जो अपना, मैं तो कहता हूं सर, हम तो यहाँ पर बैठे हैं ग्राउंड में, लगातार सारी जितनी भी इन्होंने राहत शिविर यहाँ पर बनाए, किसी भी राहत शिविर में जाकर के देख लीजिए, कहीं कोई अलाव की व्यवस्था नहीं, किसी के पास कोई व्यवस्था यहाँ पर खाने पीने की कोई ढंग की व्यवस्था नहीं। कभी मैंने कहा था, एक प्रेग्नेंट लेडी को यहाँ पर रातों रात यहाँ से रेफर करवा दिया गया, जबकि सरकार का आदेश था कि जो भी इस तरह की समस्याएं आएंगी उन्हें वहीं पर वो किया जाए, लेकिन उनको रातों रात यहाँ से रेफर कर दिया जाए। तो इस तरह की बड़ी बड़ी समस्याओं जी सतीश साहब, उमेश जी, मौसम की एक बहुत बड़ी आपदा यहाँ पर आ पड़ी है। बिल्कुल, तो उमेश जी जवाब लेते हैं। प्रवक्ता साहब जपेंद्र सिंह जी, सुना आपने, ये स्थायी निवासी हैं, कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, ये आम नागरिक हैं, इनके सवाल आपने सुने हैं? बिल्कुल, हम सती जी के सवाल भी कई दिन से सुन रहे हैं जी। और इतने दिनों में सती जी ने आज तक चैनल पर बैठकर ये नहीं बताया कि हाँ भाई आज यहाँ पे सरकार के द्वारा ये किया गया है, आज यहाँ अधिकारियों के द्वारा ये किया गया। तो ये कहाँ तक संभव है कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही है सती जी की नजर में, शासन प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा है सती जी की नजर में। तो जोशीमठ के अंदर जो तैयारियां की गई हैं, जो सुविधाएं दी गई हैं, यहाँ जो जिस तरह से वहां पर
प्रशासन अपने काम कर रहा है। उनका कल का बयान सुन लीजिए आप, लगातार बयान पे बयान बदल रहे हैं। कल उनका कहना था कि जो एनटीपीसी है उसने सिर्फ अपने सुरंग तक का मुआयना किया, उसके आगे कोई जोशीमठ का सर्वे नहीं किया। तो कितनी बड़ी आपदा तो आपने ही हमारे सर के ऊपर गिरा दी एनटीपीसी के रूप। ये सती जी, पहले आप ये तय करिए कि आपने पूछना क्या है, आपकी संतुष्टि कहाँ होती है, आपको किस तरफ जवाब चाहिए। अगर एक एजेंसी ने कोई बयान दे दिया तो केंद्र का और राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री के बयान आए हैं कि अनेकों स्तर से उसकी जांच हो रही है। और जब सरकार ने गारंटी ले ली जोशीमठ के निवासियों की जान माल की, और आज तक अभी तक वहां कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, ये थपलियाल जी ने भी क्लियर कर दिया। तो आप अपने कम से कम अपने सवालों के जवाबों के ऊपर कहीं तो टिके, कुछ तो ये बता दें कि सरकार ने कहा अच्छा करा या क्या। दिनों से मैं उनका सवाल बता दे रहा हूँ, आप समझ। उनका सवाल कहने का ये है कि जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जो उत्तराखंड है उसमें छेड़छाड़ की गई है, जैसे कि एनटीपीसी को लेकर, तमाम जो टर्मिनल बनाया जा रहा है उसको लेकर, या छेड़छाड़ जो है यह आपदा का मुख्य कारण, उनका कहना ये है। ये कौन सी बात हुई कि जब क्या हिंदुस्तान में अनेकों पर्वतीय राज्यों में विकास कार्य नहीं चलते, विकास कार्य भी चलते हैं। हाँ, लेकिन विकास कार्यों के साथ साथ ये जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि वहां ब्लास्टिंग ना हो, तो डेफिनेटली ब्लास्टिंग वहां बैन है। और उसके साथ ये भी देखा जाता है कि वहां के निवासियों की सुरक्षा की दृष्टि से योजनाएं बना दी जाती हैं। तो योजना शुरू होने से पहले उसका बहुत एक डेप्थ में जाके सर्वे होता है और उसके बाद उसकी कार्य योजना को आगे बढ़ाया जाता है। तो निश्चित तौर पर सरकार ये हमेशा प्रयास करती है कि जहां भी विकास की योजनाएं बने पर्वतीय जनपदों में, तो उसकी पहले पूरी तरह से तैयारी कर ली जाए और उसमें जो जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर ही उस विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड के अंदर विकास को आगे बढ़ाना भी बहुत लाजमी है, लेकिन विकास के साथ साथ जनता की सुरक्षा और जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स के आधार पर विकास जपेंद्र जी वही कहना हमारा है कि विकास कराएं आप, लेकिन पहले सर्वे करा लें कि जो विकास कार्य कराना चाहते हैं उससे कहीं आम जन को या प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है। खैर हमारे साथ AK बयानी साहब जो कि भू वैज्ञानिक है, लगातार जुड़े हुए हैं। आपने उनको जपेंद्र जी सुना नहीं था, आप लेट जुड़े थे हमारे साथ। बयानी साहब, यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि सरकार जो है पूरी जो राहत कार्य है, बचाव कार्य है, जो सामग्री है आपदा से निपटने को लेकर, वह है राहत शिविरों में पहुंचाई जा रही है और अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं आम जनता के हित में। भू वैज्ञानिक आप हैं, क्या सरकार ने जो एनटीपीसी को लेकर जो उमेश सती साहब ने सवाल उठाए हैं कि जो एनटीपीसी हो यह मुख्य कारण है आपदा को लेकर, क्या माना जाए कि सरकार जो अपना बचाव कर रही है और सती साहब के जो आरोप हैं वहां के स्थानीय निवासियों के, उनमें कौन सही और कौन गलत है? जहां तक सती साहब का कहना है, मैं एक चीज बिल्कुल क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि जो उन्होंने 2 विदेशी वैज्ञानिकों का हवाला दिया जी, उन्होंने 1936 में सेंट्रल हिमालय नाम की एक बुक लिखी थी जो 1939 में पहली बार इंग्लिश में प्रकाशित हुई थी, और यह किताब मेरे विभाग में है और मैंने इस किताब को बहुत अच्छे से पढ़ा है जी। जब 1936 या 1940 इसकी बात करें तो हिमालय के बारे में हमें बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। वो 2 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने हिमालय में दक्षिण से लेकर उत्तर तक की कई अलग अलग सेक्शन में यात्रा करी थी और उन्होंने यात्रा करके कुछ नए कंसेप्ट दिए थे। और जहाँ तक जोशीमठ के बारे में सवाल है कि जैसा उन्होंने कहा कि ये लैंडस्लाइड पे है, तो लैंडस्लाइड तो है ही, प्लस ग्लेशियर का मोरेन भी उसमें शामिल है, और इन दोनों का जो मिक्सचर है उसके कारण वहां पे अभी आपदा आई हुई है। तो हम सिर्फ एक चीज को कहें कि ग्लेशियर है और लैंडस्लाइड नहीं है, लैंडस्लाइड है ग्लेशियर नहीं है, तो ये दोनों अपनी जगह पे सही है कि दोनों जगह का मटेरियल है वो मिक्स हो चुका है, उसको हम कोलुवियल जोन जियोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं। जहां तक एनटीपीसी की बात है, देखिए हिमालय में विकास की बहुत जरूरत है और विकास करना पड़ेगा। एक उदाहरण देता हूँ, अभी 2-3 दिन से मीडिया में बड़ा खुल के आ रहा है कि चाइना जो है अरुणाचल बॉर्डर के नजदीक 60,000 मेगावाट का एक डैम बना रहा है जिससे 60,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी और उसको वो एक वाटर बम के रूप में इस्तेमाल कर सकता है कभी हमारा कन्फ्लिक्ट हुआ तो। और वो जो पानी छोड़ेगा 60,000 मेगावाट का, तो वो पानी जो है पूरे अरुणाचल, आसाम, बांग्लादेश और जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें भयंकर तबाही मचाएगा। तो क्या सरकार को इस तरह की जब संभावित हो सकती घटनाएं हो सकती है उसके लिए तैयार नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। और उत्तराखंड में खुशी होती है मुझे ये जान के कि मोदी सरकार जो है उन्होंने उस डैम के पानी के प्रभाव को रोकने के लिए अरुणाचल में एक बहुत बड़ा डैम बनाने की योजना तैयार करी और बन भी रहा है।
जिसमें उस पानी का अगर एकाएक पानी छोड़ा जाता है तो पानी रोका जा सकता है। जहां तक एनटीपीसी का सवाल है, एनटीपीसी की टनल में बोरिंग मशीन फंस गई थी, ये होता है, एक कॉमन चीज है, इसको हम एक्सेप्शन के तौर पर नहीं दे सकते। इट इज ए कॉमन थिंग, क्योंकि कई कई जगह क्ले के बैंड आ जाते हैं या माइलोनाइट गाज जिसको बोलते हैं, अगर जब चट्टानें एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो उसके कारण जो चट्टानें पिसती है तो वो पाउडर बन जाती है, बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाती है, तो उसको हम गाज बोलते हैं। और उस गाज में इतनी ज्यादा चिकनाहट रहती है कि कोई भी मशीन उसमें फंस सकती है, तो मशीन निकालना एक सामान्य प्रक्रिया है। अब जहां पर गाज बनी वहां पर जैसे ही ऑलरेडी मिट्टी थी और अगर वहां पानी आता है तो कोई खास बात नहीं है, और आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम पानी को रोक सकते हैं। और जो लाइनिंग की जाती है आजकल टनल के आसपास, वो इतनी सक्षम होती है कि हम पानी को एक बूंद भी टनल के अंदर नहीं आने दे सकते हैं, ये गारंटेड रहता है। आपने अभी दिल्ली का उदाहरण देखा कि दिल्ली की जो मेट्रो है पूरे शहर के नीचे से जा रही है, क्या हुआ, कहीं कहीं कुछ ही मकानों में क्रैक आया, पर टेक्नोलॉजी थी तो हमने वो कई मंजिलें नीचे प्लेटफॉर्म बनाए और ये सब मेट्रो संचालित कर रहे हैं। हुबली में हमने हुबली नदी के नीचे कलकत्ता और सियालदा को जोड़ने के लिए मेट्रो बनाई, उसमें नदी के नीचे करीब 15 मीटर नीचे। बिल्कुल, कहने का मतलब है कि विकास कार्य करिए, लेकिन पहले सर्वे कर लीजिए, टेक्नोलॉजी का मौका मुआयना कर लीजिए कि किस तरीके से नुकसान नहीं होगा और विकास कार्य जो कार्य होते रहेंगे। संगीता जी, विकास कार्य हो रहे हैं, निश्चित तौर पर आपदा जो होती है प्राकृतिक आपदा, वह न हमारे हाथ में न आपके हाथ में है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उन पर, जैसा कि जपेंद्र जी ने कहा कि विपक्ष का काम है सवाल के निशान खड़े करना, राजनीतिक मुद्दे बनाना, तो आप लोग राजनीतिक मुद्दे बना रहे हैं जपेंद्र जी के अनुसार, उसमें मदद करिए ना, आप लोग जपेंद्र जी का साथ दीजिए। देखिए मिश्रा जी, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये उत्तराखंड के लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल जपेंद्र जी आपसे जवाब लेंगे, थोड़ा संगीता जी से बात कर लें, मैं आप पर आ रहा हूँ। संगीता जी बात को कंप्लीट कीजिए। देखिए मिश्रा जी, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देवभूमि के लोगों से जुड़ा मुद्दा है और जोशीमठ सभी को उतना ही प्यारा है, केवल भाजपा को नहीं, उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति के लिए जोशीमठ की वैल्यू है और सभी चाहते हैं कि जोशीमठ सुरक्षित रहे। लेकिन जो आपदा आई है वहां उससे सभी उत्तराखंड के सभी लोगों के मन में संवेदनशीलता है कि किसी तरह वहां सब कुछ ठीक हो जाए, और ये बहुत अच्छी बात है कि देवभूमि है तो वहां के लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और सब सुरक्षित है, ये एक विशेष बात है। लेकिन देखिए, सरकार को इसमें अब विशेष कदम उठाना चाहिए और इसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए। क्या कदम संगीता जी, क्या कदम, कुछ सुझाव दे दीजिए, आप प्रवक्ता बैठे हुए उनके बीजेपी के। देखिए पिछले दिनों लगातार वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आती रही, दरार क्यों पड़ रही है उसकी जड़ तक अभी भी नहीं पहुंचा गया है। तो जो भी कंपनियां, जो भी संस्थान इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसकी जड़ तक पहुंचने की जरूरत है कि आखिर जोशीमठ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब तक इसकी जड़ में नहीं पहुंचा जाएगा तब तक उसका एक परमानेंट सोल्यूशन भी संभव नहीं है मिश्रा जी। और देखिए, अब उत्तराखंड में सब राज्यों की भौगोलिक स्थिति में बहुत फर्क है, तो हम दिल्ली की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या अरुणाचल की, तो जो हमारा उत्तराखंड है यहाँ के पहाड़ जो है वो बहुत कच्चे हैं, तो उनको देखते हुए यहाँ पे विकास की जरूरत है। ये नहीं कि हम अंधाधुंध और मानकों को ताक पे रख के भ्रष्टाचार की भेंट उत्तराखंड को चढ़ाएं। जपेंद्र जी आप पर आऊंगा आप पर, आपको भी समय मिलेगा, करना होगा। और जो भी जोशीमठ में हुआ, सरकार को इसमें संवेदनशीलता जताते हुए जो भी राहत पैकेज है केंद्र सरकार का और जो डबल इंजन की सरकार है, उससे जो लोगों को उम्मीदें हैं वो बेहतर जोशीमठ के लोगों के लिए करना चाहिए। चलिए थपलियाल साहब, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है तमाम सवालिया निशान खड़े कर रही हैं सत्ताधारी पार्टी पर, लेकिन यहाँ पर बार बार एक बात सामने आ रही है, जैसे कि भूवैज्ञानिक ने भी कहा था, AK बयानी साहब ने कहा था कि अगर जांच सही तरीके से होती तो आज शायद ये नौबत नहीं आती जो हालात अभी जोशीमठ के हैं। क्या माना जाए कि सरकार ने जो जांच है पहले, इन घटनाओं के पहले जांच, निर्माण कार्यों के पहले जांच नहीं कराई है, जिसका खामियाजा आज जोशीमठ के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सर अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। थपलियाल साहब अनम्यूट कीजिए। हमारा राज्य 22 साल से अनुभवहीन नेताओं का शिकार हो चुका है। यहाँ पे आप जोशीमठ की बात कर रहे हैं, यहाँ देहरादून भी ऐसे मुहिम पे, ऐसे एंगल पे जा चुका है कि एक हल्के से भूकंप में त्राहिमाम करेगा देहरादून। कोई नहीं देख रहा, यहाँ का MDDA अनाप शनाप अरबपति बन रहे हैं उसके जेई, और कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उन पे नकेल लगा दे। यहाँ पे भी कोई वो नहीं है। पूरे उत्तराखंड आज बेतरतीब विकास हो रहा है, कोई नीति, कोई नियम कुछ नहीं है साहब।
उत्तराखंड भगवान के भरोसे है। केवल मैंने जब इस चीज को उठाया कि पहाड़ में जो सीवर था वो बहुत बड़ा हमारे लिए अभिशाप बना, क्योंकि हमने कच्चे गड्ढे खोदे, घर घर में पौड़ी में एक एक कदम पे गड्ढे खोदे हुए हैं सीवर के, और वो पानी सारा पहाड़ के अंदर जा रहा है। इसलिए सभी पहाड़ों में, यहाँ जोशीमठ में नहीं, गोपेश्वर, धारचूला और सब जगह दरारें आने लग गई, प्रयाग तक दरारें आने लग गई हैं, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में सीवर सेप्टिक टैंक बने हुए थे सीवर के, और वो गंगा में खुलते थे। मोदी जी ने वो रुकवा दिया। अब रुकने के बाद उसका वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया। आज मुख्यमंत्री ने फ्रंट पेज न्यूज देखो अखबारों की, उसमें आ रखा है कि सीवर और ड्रेनेज पे पूरे पहाड़ के शहरों पे प्रमुखता से काम किया जाएगा, क्योंकि नमामि गंगे में हजारों करोड़ रुपए सरकार ने झोंक रखा है, और उसको हम लोग तो सोते रहते हैं। उत्तराखंड की जनता क्या, जो यहाँ के नेता तक सोते रहते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि कहाँ में आज जो विष्णु घाट परियोजना बनी हुई है, उसमें इन लोगों को ये नहीं मालूम कि हमें उत्तराखंड को एक पैसा नहीं मिल रहा है। टिहरी डैम इतना बड़ा बन गया, पूरी टिहरी डूबी, हमको उत्तर प्रदेश वो पैसा खा रहा है। हम 2 आदमी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, पीसी थपलियाल सुप्रीम कोर्ट में इस चीज के लिए लड़ रहा है कि हमारा संवैधानिक अधिकार होना चाहिए, लेकिन नेता, ये गाल बजाने वाले नेताओं ने इस राज्य को बर्बादी के कगार पे खड़ा कर दिया है। इनको पता ही नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसलिए बहुत संकटकालीन स्थिति में है। अगर ये मुख्यमंत्री वहां जाता, गृह मंत्रालय में पूरी रिपोर्ट के साथ जाता कि ये मुआवजा तुम स्वीकार करो, तो उनको स्वीकार करना पड़ता। थपलियाल साहब जवाब ले लेते हैं और जपेंद्र जी से। जपेंद्र जी, तमाम आरोप लग रहे हैं आपके मुख्यमंत्री बिना स्ट्रेटजी के, बिना प्लानिंग के पहुंच जाते हैं गृह मंत्री से, ना कोई रिपोर्ट लेके पहुंचते हैं, और कुल मिला के बात की तो हवाई की बातें सामने आ रही, जैसे कि पीसी थपलियाल साहब कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जपेंद्र जी? ठीक है, अब हम कर्मवार जवाब देते हैं। जी। देखिए, देश के अंदर हिमालयन स्टडीज को लेके जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, उससे बड़ा तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं है देश के अंदर जो डिजास्टर को लेकर, जहां स्टडीज, रिसर्च और जहां योजनाओं को या सरकारों को चेताया जाता है। और उसके बाद हमारा उत्तराखंड के अंदर वाडिया इंस्टीट्यूट है जो हिमालयन जियोलॉजिकल सर्वेज और बाकी सारे काम देखता है। तो हम लोग इतने ज्ञानवान हैं, हमारे साथ हमारे भूगर्भ वैज्ञानिक साथी बैठे हुए हैं, उन्होंने टेक्निकलिटीज और टेक्निकल इश्यूज के ऊपर विस्तार से बताया। लेकिन हम राजनीतिक लोगों के साथ एक सबसे बड़ी जो एक माइनस पॉइंट हमारा ये है कि हम अपने से ज्यादा ज्ञानवान किसी को मानते ही नहीं है। हमें लगता है कि हम, क्योंकि राजनीति में हैं, हम लोग पार्टियों के वक्तागण हैं, तो हमसे ज्यादा ज्ञानवान तो कोई हो ही नहीं सकता। जो टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं वो भी शायद हमसे कम ज्ञानवान है। तो ये एक बहुत जो एक माइनस पॉइंट है हम लोगों का। हम कम से कम हम तो उसे सुधारने का व्यक्तिगत रूप से प्रयास करते हैं। अब हमारे थपलियाल जी ने इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, इतनी लंबी चौड़ी चीजें बता दी, तो क्या ये अच्छा ना होता कि वो एक प्रस्ताव बनाते, उस प्रस्ताव को बना के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठते। माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्हें प्रदेश का हित तो भाई दोनों ही चाहते हैं ना, सरकार भी चाहती है। सर, समय की पाबंदी है, कम शब्दों में सर 10 सेकंड में बात को कंप्लीट कीजिए। सर जपेंद्र जी, 10 सेकंड में बात को कंप्लीट कीजिए। है आपके पास कोई अच्छा सुझाव है तो आप सरकारों को दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से दीजिए, उस पर वार्तालाप कीजिए। इस तरह से मंचों पे बैठकर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाना और अपने आप को ज्यादा ज्ञानवान साबित करना और दूसरे को निमूर्ख साबित करना, ये भारतीय राजनीति की परंपरा से हम लोगों को बाहर आना होगा, तभी हम अपने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, कुंवर जपेंद्र सिंह जी, संगीता शर्मा जी, पीसी थपलियाल साहब, ए के बयानी साहब और उमेश सती साहब, आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, शुक्रिया। तो आज देवभूमि के दंगल में हमने बात की जोशीमठ के हालातों को लेकर। एक तो वहां पर पहले से जो लोग हैं वह प्रताड़ित और दूसरी मौसम की मार भी वहां पर झेलने पड़ रही है। सरकार के तमाम एहतियात इंतजामों की बात की है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।